बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई को सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने कराची की कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोकने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को 25 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, पीटीआई को सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने कराची की कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोकने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को 25 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। सिंध हाई अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत शहाब इमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए और उनका अपने दलाइल में ये कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 9 उन हलकों के कौमी असम्बली के जो मेंबरान थे उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए, लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि स्पीकर को ये अख्तियार हासिल था या नहीं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़मीनी इंतखाबात रुकवाने के लिए, और वहाँ से उनकी दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं और उन पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया है। लिहाजा उनकी सिंध हाई कोर्ट से भी यही इस्तदा है कि जो कराची में 9 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इलेक्शन होना बाकी हैं और उन पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन उन इंतखाबात को नहीं रोक रहा। लिहाजा जब तक स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए इस अमल को रोक दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शहाब इमाम के दलाइल सुनने के बाद बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने 25 मार्च तक के लिए ये हुक्म इम्तनाई जारी किया और अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 9 जो कौमी असम्बली के हलके हैं उनमें ज़िमनी इंतखाबात करवाने से रोक दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। अब आइंदा समाअत पर अदालत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के दलाइल को सुनेगी और कोई फैसला जारी करेगी। आज बड़ा फैसला जारी हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तनाई जारी किया है, अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तक के लिए इन हलकों में इंतखाबात से रोक दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने कराची की कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोकने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। जनरल सेक्रेटरी पीपी सिंध वकार मेहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को सिंध हाई कोर्ट से। अदालत ने कराची की कौमी असम्बली में 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोकने का हुक्म दे दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप ये सब? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ दे सकूं इस पे। देखिए जी, मसला ये है कि पीटीआई से पहले ये पूछना चाहिए कि पहले उन्होंने पिछले साल अप्रैल में इस्तीफे क्यों दिए थे स्पीकरों से। पहले इस्तीफे देते हैं, फिर जाके मिन्नतें करते हैं स्पीकर की कि इस्तीफे वापस करो, इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हैं। जब इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर ये रोते हैं। और ये पूरे टेन्योर में जब तक इन्होंने इस्तीफे दिए, ये पार्लियामेंट लॉजिस के सारी मुरादात करते रहे, वहाँ बैठे रहे, जो चीजें थी तनख्वाहें लेते रहे। तो इनकी जो दोगली पॉलिसी है, इनके मौक़िफ़ में तजाद है, ये तो कौम के सामने आता जा रहा है। और हम पहले से इनसे कहते हैं कि आप इस्तीफे ना दो असेंबली में। असेंबली जब असेंबली में नहीं आ रहे थे, जब स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए तो फिर होने के लिए आ गया कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना करो, और स्पीकर को ऑफ द रिकॉर्ड मिन्नतें भी कराते रहे कि हमने जोरी दिया था। स्पीकर ने तो कहा हमारे पास एक प्रोसेस है, हम उससे करेंगे। तो स्पीकर ने जब मंजूर कर लिए तो अब ये अदालतों में पहुंच गए, पहले पंजाब पहुंच गए, फिर पख्तूनख्वा में पहुंच गए। अब ये सिंध हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दे दिया। हमें हाई कोर्ट के फैसलों का एहतराम है। और हमने तो, आपको मालूम है कि पीटीएम की क़यादत ने और पीपुल्स पार्टी ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो वैसे ही ज़मीनी इलेक्शन का बायकाट किया हुआ था, क्योंकि देखें अभी नए आने वाले आइंदा इलेक्शन पिछले इसी साल मुतवक्किल हैं, अक्टूबर नवंबर में होने हैं वो। तो इस तरीके से पीटीएम ने सोचा कि ये इस तरह से जो ये आईनी बुहरान और ये इस तरह के बुहरान पैदा करना चाह रही हैं तो इसका हिस्सा ना बना जाए। और हमने कोशिश की कि पीटीआई के लोगों को भी समझाएं, लेकिन वो तो अगले को उनकी समझ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए आज जो ये इस तरह की साजिश करके इस तरह के मुल्क के हालात, माशी बुहरान, सियासी बुहरान, आईनी बुहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसमें पीटीआई की क़यादत नाकाम रहेगी। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि जो हमारा मौक़िफ़ है वही दुरुस्त होगा और अवाम भी अब इनके चेहरे जान चुके हैं। अच्छा सर, कहा जा रहा था पीटीआई की जानिब से जिन्होंने इस्तीफे दिए थे उन्होंने कहा था कि कानूनी तरीक़ेकार से इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे। अब वजह पूछने के लिए भी नहीं बुलाया गया कि वजह क्या है इस्तीफों की, हमने तो इस्तीफे दे दिए थे। ये क्या मामला था? अब यही आप सोचते हैं कि कानूनी तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाए, और कौन सा कानूनी तरीका होता है? जो कानूनी तरीका आइन, कानून
रूल्स रेगुलेशन लिखा वही इख्तियार किया जाएगा। वो स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तेकाक है, उसकी सवाबदीद है, उसने एक प्रोसेस को अडॉप्ट करना होता है, उसके तहत ही इस्तीफे जो है वो मंजूर किए जाते हैं। लेकिन इनको असल में मसला ये था कि इनको अब आ गया कि जी अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए था, इनको याद आ गया कि जी अभी हमें कौमी असम्बली बैठना चाहिए था। तो ये तो असल में अपने मफादात के चक्कर के अंदर आना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इनकी जो सियासत है वो साबित हो गया कि मफादात की सियासत थी। इनको कौम के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल से इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। आप ये देखिए कि इतना बड़ा सानिया हुआ पेशावर के अंदर और APC कॉल की गई। इनको दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो हो रही है या जो वाक़यात हो रहे हैं उससे भी कोई गर्ज नहीं है। इमरान खान को अपने नाक से आगे कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए कौम का ये हाल उन्होंने जो अपनी हुकूमत में किया था और आज भी इसकी पे वो गामदा नजर आते हैं। लेकिन आप भी देखिए कि उनको हर कदम पे शिकस्त हो रही है। आज वो अदालतों से भाग रहे हैं, आज वो छुपते फिर रहे हैं, आज उनको पुलिस से छुपने की दीवारें खड़ानी पड़ रही हैं। तो कौम के सामने सारी सूरत आ रही है और आने वाला इलेक्शन जो है वो इमरान खान की सियासत को दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। अच्छा सर, हमने देखा कि तमाम जमातें तो ऐसा नहीं चाहती थी कि ज़िमनी इंतखाबात को रोका जाए। अब PTI को बड़ा ये रिलीफ जो मिल गया है, अब बाकी जो जमातें हैं उनका अगला लाए अमल क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, बड़ी जमातें जो थी उसमें PDM की क्या जमातों में मौलाना फजल रहमान की UIFA और मुस्लिम लीग नून और इन्हीं ने पहली बाइकाट किया था, पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, मुत्तहिदा कौम मोमिन ने बाइकाट किया था। तो ये तो बड़ी जमातें तो वैसे ही इसमें शिरकत नहीं कर रही थी, हिस्सा नहीं ले रही थी। अपने अपने कागजात नामजदगी भी हमने विड्रॉ कर लिए थे सारे के सारे, और सिर्फ PTI थी। तो PTI से ये पूछना चाहिए कि पहले भी इमरान खान साहब 7 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़के विराजमान रहे और आज भी उनकी नुमाइंदगी से वो इलाके महरूम रहे, वहाँ पे नुमाइंदे नहीं आ सके जब खुद लड़े इलेक्शन। तो असल में क्या है कि इनको लोगों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये तो मैं आपको और बता दूं, ये इलेक्शन जो रोकने के लिए और ये बचने के लिए गए, हम तो नहीं लड़े थे। खैर इनको भी पता था कि हमें इलेक्शन में नाकामी होगी, ज़िमनी इलेक्शन में, इसलिए ये बचना चाह रहे थे। ये अपनी शिकस्त से खौफ थे जो इनको कराची शहर के 9 हल्कों में नजर आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई है। उसके बाद दूसरी जमातें, जमात इस्लामी और PTI का नंबर 3 है इस कराची शहर के अंदर। तो इनको अपनी हैसियत का, अपनी औकात का पता था, इसलिए ये इस इलेक्शन से भी जा रहे थे। लेकिन हम तो पहले बाइकाट कर चुके थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे तो शायद PTI कराची शहर में उसको शायद उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी PP सिंध हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत डिजिटल मरदमशुमारी में विफाक की मदद करने से कासिर। वज़ीर आला सिंध ने विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को ख़त लिख दिया जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि पहले मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, डिजिटल मरदमशुमारी की आगाही भरपूर मुहिम नहीं चलाई गई। ख़त में मज़ीद क्या कहा गया है, इस हवाले से भी तफ़सीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताइएगा। आपका डिजिटल मरदमशुमारी की मौजूदा सूरत हाल पर सिंध हुकूमत ने विफाक को खत लिखा है जिसमें 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध हुकूमत विफाक की मदद करने से कासिर है। वज़ीर सिंध की जानिब से विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को लिखे गए खत में कहा गया है कि मरदमशुमारी के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम नहीं चलाई गई। टैबलेट्स जो दिए गए हैं उनमें कनेक्टिविटी और स्टोरेज के संगीन मसाइल सामने आए हैं। ज़ाती मालूमात के हवाले से भी एतमाद में नहीं लिया गया। उनका ये कहना है कि मरदमशुमारी का बड़ा मरहला मुकम्मल किया गया लेकिन सिंध हुकूमत को इससे आगाह नहीं किया गया। विफाक ने अमले की सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर लवाजमात के लिए रकम भी अदा नहीं की। उन्होंने कहा कि ज़िलाई इंतजामिया ने जो मरदमशुमारी के ब्लॉक्स बनाए हैं उस हवाले से भी सिंध हुकूमत का एतराज़ है। सिंध हुकूमत ने खत में मुतालबा किया है कि मरदमशुमारी में शफाफियत बरकरार रखने के लिए वफाकी वज़ीर प्लानिंग की रहनुमाई में एक कमेटी तश्कील दी जाए और कमेटी में विफाक की तमाम इकाइयों के साथ साथ वज़राए आला को भी शामिल किया जाए ताकि इस मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल किया जा सके। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि खुद फार्म भरने के अंदर और घर शुमारी के अंदर भी बहुत सारी खामियां सामने आई हैं, उनको दूर किए बगैर डिजिटल मरदमशुमारी जो बेहतर तरीके से अंजाम नहीं पा सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए।
कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची में सूरज आग बरसाने लगा है, पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा है, दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। राबेल, बताइएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर का ऐसा मौसम आज गर्म रहने का इम्कान है। सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त शहर का मौसम 32 डिग्री है, जबकि दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 25% है। शुमाल मशरिक सिम से हवा की रफ्तार 7.4 किलोमीटर की फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि गर्मी 3 से 4 रोज तक जारी रहेगी। शहर कायद में आलूदगी भी बरकरार है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भी आज कराची पहले नंबर पर है। हवा में आलूदगी के ज़रात की तादाद 239 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जी अच्छा रबील, बताइएगा, हमने देखा कि डेली बेसिस पे आलूदगी बरकरार है, तो आलूदगी को कम करने के क्या इंतजामात किए गए हैं? कूड़ा जलाया जाता है हमने देखा है, और बाकियात फसलों की जो है उस पर भी पाबंदी आयद की गई है, तो इस हवाले से क्या इकदामात किए गए हैं इनको रोकने के लिए? जी बिल्कुल, इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना है कि सड़कों से जो उठने वाला धूल मिट्टी है और जो इलेक्ट्रिक जो बसें आजकल चल रही हैं उनको बहुत फायदेमंद है कि इससे धूल मिट्टी नहीं उठती, गर्द गुबार नहीं होता, जिसकी वजह से ये आलूदगी जो रिक्शा चलने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने वाली थी, जिसकी वजह से आलूदगी फैल रही थी, अब ये है कि इनसे अगर इलेक्ट्रिक बसेस चल जाए या इलेक्ट्रिक सामान चल जाए तो इन चीज़ों से छुटकारा हासिल हो सकेगा और आलूदगी से भी इसी से बचा जा सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में गर्मी का राज बरकरार है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के बाद शहर भर में मशरूबात के स्टॉल्स कायम हो गए और शहरियों ने गर्मी दूर भगाने के लिए मशरूबात के स्टॉल्स का रुख करना शुरू कर दिया। मजीद बताएंगे ताबिश मीर। बिल्कुल, बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज शहर कायद में गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। इम्कान यही है कि जिस तरह से मौसम की तब्दीली हुई है, इसके फ़ौरन बाद जो है महकमा मौसमियात की जानिब से तफसीलात सामने आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि हवा में नमी का तनासुब 25% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शुमाल मगरिब से जो है ये सिलसिला जारी है और मुसलसल गर्म हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया है, जिसके बाद शहरियों ने भी ख़ास तौर पर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मशरूबात के स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं, जिसके बाद शहरी भी वहाँ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। आया वो मौसम जो गर्मा को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, आए उनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा, गर्म मौसम और ये ठंडा सा जूस किस तरीके से आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? बस ये तो अब गर्मियों का सिलसिला आपको पता है यहाँ पे कराची में, तो इसलिए अब ये मशरूबात वगैरह पीना पड़ेंगे, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। गन्ना तो आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छा है सेहत के लिए। अच्छा, आपका मन पसंदीदा जूस कौन सा है? कौन से मशरूबात को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में? तो हम तो ये गन्ने का ही करते हैं, इसलिए गन्ना बेस्ट है। जी, आपने देखा शहरियों का क्या कहना है। शहरी यही कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मशरूबात जो हैं उनके स्टॉल शहर भर में कायम कर दिए गए हैं और से वो इन मशरूबात को इंजॉय भी कर रहे हैं। जी, अब आपको बताएं कि पाक बहरिया की खुले समंदर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई है। 4 अरब मालियत की 280 किलोग्राम क्रिस्टल आइस पकड़ ली गई है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। समर अब्बास, बताइएगा इस अहम और बड़ी कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें, तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि पाकिस्तान नेवी ने बौरे अरब में मंशियात की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। पाक बहरिया ने जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान 280 किलोग्राम क्रिस्टल आइस जो है वो बरामद की है। जब्त की जाने वाली मंशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत तकरीबन 4 अरब रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि गिरफ्तार किए जाने वाले स्मगलर्स और जब्त की जाने वाली मंशियात को मजीद कार्रवाई के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के सपुर्द किया गया है, जबकि मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया की समंदर में मवस्सर निगरानी का नतीजा है। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास। किमाड़ी के अली मोहम्मद गोट में मुबैना जहरीली गैस से 18 अमवात का सबब बनने वाली फैक्ट्रियां दोबारा खुलने के खिलाफ मुतासिन सड़क पर सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी इम्तियाज़।
माली के इलाके अली मोहम्मद गोट में मुबैना तौर पर जहरीली गैस से 18 अमवात का जो मामला है उस पर मुतासरीन जो हैं उनकी जानिब से आज एहतजाज किया गया है। रोड ब्लॉक करके ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। मुतासरीन में से एक शख्स जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या मामला है। आपने आज रोड बंद कर दिया है, आप लोग मुजाहरा कर रहे हैं, क्या भैया हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद भी ये गोदामों के खिलाफ आई है। डीसी साहब वो रिपोर्ट आने के बाद डीसी साहब ने गोदाम खोल दिए और जो हमारा नासिर साहब ने मदद का ऐलान किया था वो लेटर भी हमें आगे नहीं जाने दे रहे। डीसी साहब रिसीविंग नहीं करके आगे भेज रहे, हमारे साथ जुल्म कर रहे। हम लोग तो ये अपील करेंगे हाई कोर्ट से, भाई हमें मदद चाहिए। हमें बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। डीसी साहब का यहाँ राज चल रहे, जैसा चाहिए डीसी साहब को वो कर रहे। सारे गोदामों से, सारे फैक्ट्रियों से 10-10 लाख 20-20 लाख के भी इसने खोल दिए। जिन बंदों के ऊपर एफआईआर है उनके भी आज कारोबार चल रहे। हमारे 20 जाने गए हुए छोटे छोटे बच्चों का किसको हम लोग इल्तिजा करें, किसके ऊपर हम लोग फरियाद करें। मुतासरीन है, उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर वो कारखाने जिनकी वजह से वो अमवात हुई हैं वो खोल दिए गए। उसके साथ साथ उनके सिंध हुकूमत की जानिब से उनके लिए इमदाद का ऐलान किया गया था। उनका ये इल्ज़ाम है कि डीसी ऑफिस में वो लेटर भी रुका हुआ है, उनको अभी तक वो मुआवजा भी नहीं मिला है। वो जो कारखाने हैं जिनकी वजह से मुबैना तौर पर अमवात हुई थी उनको भी खोल दिया गया है। जी। और शहर में गाड़ी की नई बैटरी के बाद पुरानी बैटरी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। 7,000 वाली बैटरी 9,500 तक पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। देखें, गाड़ियों की जो नई बैटरी थी उनकी कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा था, लेकिन अब जो रिसाइकल बैटरीज है, पुरानी बैटरीज हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते बात करते हैं। बताइएगा कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है और इस वक्त क्या रेट चल रहा है पुरानी बैटरीज का? इस वक्त पुरानी बैटरी जो है 100 एम्पेयर की वो 9,500 रुपये की चल रही है। पहले जो थी वो 7,000 रुपये की थी। तकरीबन 50% इजाफा हुआ है रेटों में। अगर आपने 6,000 रुपये की चीज़ परचेज़ करी है उसके ऊपर 2,000 रुपये लगाएंगे तो तकरीबन 8,000 रुपये की वो तैयार होगी और वो 500-1,000 रुपये रख के बिक जाएगी। 9,000 रुपये की तकरीबन बिक जाएगी। पुरानी बैटरी भी महंगी हो चुकी है, लोग उसको भी ख़रीदते हुए कतरा रहे हैं। इस सिलसिले में जो दुकानदार हैं जो पुरानी बैटरीज का कारोबार करते हैं उनका ये कहना है कि कम से कम 50% के करीब जो छोटी बैटरी से लेकर बड़ी में इजाफा हुआ है। उनका ये कहना है कि कीमतें बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है। शब बारात की मुनासबत से कराची के तालीमी इदारों में कल तातील का ऐलान किया गया। सरकारी निजी स्कूल्स कॉलेजेस कल बंद रहेंगे। आपको बताएं कि शब बारात की मुनासबत से कराची के तालीमी इदारों में कल तातील का ऐलान हो चुका है। सरकारी निजी स्कूल कॉलेजेस कल बंद रहेंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक कल तालीमी इदारों में आम तातील होगी। महकमा स्कूल तालीम और कॉलेज तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। शब बारात की मुनासबत से कराची के तालीमी इदारों में कल तातील का ऐलान किया गया है। सरकारी निजी स्कूल कॉलेजेस कल बंद रहेंगे। सरकारी निजी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक कल तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान किया गया है। महकमा स्कूल तालीम और कॉलेज तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन आज जारी किए जाएंगे। मज़ीद बात करेंगे, आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, संघ सरकार की जानब से शब बारात के मुनासिब से कल जो है आम तातील का स्कूल और निजी कॉलेज में ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से कल जो तमाम तर सूबे के प्राइमरी स्कूल और कॉलेज जो निजी हैं सरकारी हैं बंद रहेंगे। इस हवाले से महकमा तालीम की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके फैसले के मुताबिक आज महकमा कॉलेज और महकमा स्कूल तालीम की जानब से कल छुट्टी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल कॉलेज और सेक्रेटरी स्कूल तालीम में उनकी तरफ से अलग अलग से जो सेक्शन अफसर जनरल है उनको अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कुछ देर बाद कल की छुट्टी का नोटिफिकेशन भी दोनों महकमों की जानब से जारी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो। शब बारात के मौके पर शहर के 200 से ज़ायद कब्रिस्तानों में ज़ायरीन की आमद के मौका पर सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से तफसीलात जान लेते हैं। बिल्कुल, आज मुबारक रात यानी शब बारात है और इस सिलसिले में कराची के 200 से ज़ायद जो कब्रिस्तान हैं जिसमें से 38 जो हैं वो KMC के ज़ेर इंतज़ाम है। यहाँ पर इंतज़ामात को जो है तकरीबन हतमी शक्ल दी जा रही है। आवाम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। फ़र्जंदान इस्लाम जो कि अपने प्यारों की अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और दुआ के लिए इस मुबारक रात को रुख करते हैं। इनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बताता चलूँ आपको कि KMC का महकमा
है कब्रिस्तान कई सालों से अमले की कमी और फंड्स की कमी के नतीजे में इन कब्रिस्तानों में सर्विसेज फराहम नहीं कर रहा है, और ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो DMCs ने अपने कांधों पर ली हुई है, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी और KMC का महकमा सिटी वार्डन जो है वो खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त ईसा नगरी कब्रिस्तान में मौजूद हैं, कब्रिस्तान के बाहर एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट शकील अहमद, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शकील साहब, फरमाइएगा KMC का महकमा कब्रिस्तान तो खिदमत अंजाम नहीं दे रहा, इजाफी लोड आपने क्या क्या बर्दाश्त किया? जी देखिए, जैसे कि आपको पता हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट है, गुलशन का है और जमशेद को है। जमशेद में 17 कब्रिस्तान है और गुलशन में 12 कब्रिस्तान है। इन तमाम कब्रिस्तान में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सफाई सुथराई का इंतजाम है, सॉलिड वेस्ट वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, दीगर इदारे जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं उन्होंने कोऑपरेट किया है, सिटी वार्डन आ चुका है और हमारी तैयारियां मुकम्मल है, लाइटें लग चुकी हैं। कल बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सफाई हो गई है, स्प्रे हो गया, फ्यूमिगेशन हो गया है और प्लांटेशन अब आ रहा है, जो कि हम रात में इन लोगों को हम पौधे बांटेंगे ताकि अपने अजीज़ ग़रीब के मज़ारों पर लगा सकें। हम ये बताइएगा KMC के दीगर महकमे जो जिसमें सिटी वार्डन भी आपके साथ शामिल है, इनकी कितनी मामलत हासिल है? जी माशाल्लाह, सिटी वार्डन है, सॉलिड वेस्ट है इन लोगों की और वाटर बोर्ड है, सेवरेज है, एक कॉल पे माशाल्लाह ऑन बोर्ड है और अपने साथ मिलकर जो उनके बेसात उसके मुताबिक मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, शकील अहमद बता रहे थे कि DMC और बाज़ महकमे तो ताउन कर रहे हैं, लेकिन KMC का महकमा कब्र गायब है, इसका कुछ अता पता नहीं है। जी, शब बारात के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद अपने मरहूम रिश्तेदारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी करती है और फूल की पत्तियां डालती है। अपडेट करेंगे राबिया अशरफ। जी बिल्कुल, आज शब बारात जो है मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी और आज के जो रोज़ है शब बारात के रोज़ लोगों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की मरहूम रिश्तेदारों की कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक कराची की सबसे बड़ी फूल मार्केट में, जहां पर आज के दिन की मुनासिबत से फूल की क्या रेट चल रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, फूल फरोश मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई, पहले क्या कीमत थी फूल की पत्तियों की और आज शब बारात की मुनासिबत से क्या कीमतें हैं? देखिए, पहले कीमत थी 200 भी थी, 250 भी, क्योंकि हर दिन का अलग रेट होता है, हर दिन का अलग रेट होता है। कभी 200 होती है, कभी 250, कभी 300, कभी 400 भी चले जाती है, लेकिन ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है। आज का जो रेट है जो सुबह से है वो 300 रुपये जो करंट रेट है। अच्छा, अभी तक कितने टाइम खरीदार ज़्यादा से ज़्यादा आ चुके होंगे? ज़ाहिर है बड़ी मार्केट है सबसे। जी, मार्केट तो बड़ी है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना, आप देख लें कितना सन्नाटा है। ये इधर ट्रैफिक चलने की, पैदल चलने की जगह नहीं होती, जहाँ आज ये इतना जो है ना रश कम है। ये आप उस तरफ भी पूरा पीछे लगा हुआ होता है सारा, लेकिन इस दफ़ा जो है ना सिर्फ यहीं लगा है, क्योंकि महंगाई इतनी है। बहुत महंगाई की वजह से कुछ ऐसा है कि किसी की छुट्टी की वजह से तो बहुत सारे मसले आते हैं, इसलिए मार्केट जो है ना इस दफ़ा पिछली दफ़ा की निस्बत कम है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना महंगाई से हर एक की परेशान है। उनका यही कहना है कि पिछले सालों जो है मैं फूल की दुकान एक काफ़ी अर्से लंबे रकबे पर कायम हो जाती थी और काफ़ी रश हो जाता था लेकिन खरीदारों का, लेकिन आज जो है महंगाई की वजह से लोग इतना यहाँ पर नहीं आ रहे। और साथ ही साथ कल जो कीमतें थी वो 200 रुपये थी कीमतों की, जो आज 1 किलो का जो फूल की पत्तियों का एक शॉपर है 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं। नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने साबिक डायरेक्टर SBCA सफदर मक्सी और डायरेक्टर डिज़ाइन डिपार्टमेंट फरहान कैसर समेत 18 से ज़ायद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। अदालत ने साबिक डायरेक्टर SBCA सफदर मक्सी और डायरेक्टर डिज़ाइन डिपार्टमेंट फरहान कैसर समेत 18 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद किया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, आज नस्ला टावर केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में, जहाँ पर अदालत ने साबिक डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सफदर मक्सी और डायरेक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट फरहान कैसर समेत 18 दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम और गवाहों को जो है वो नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत ने 25 मार्च तक गवाहों को और आयो को जो है तलब कर लिया है। अदालत ने साबिक DG SBCA मंजूर कादर काका समेत 4 मुल्ज़िमान को पहले ही जो है इश्तिहार करार दे चुकी है, जबकि दीगर मफरूर मुल्ज़िमान में खैर मोहम्मद, इस्लाम अहमद और दीगर शामिल हैं। एंटी करप्शन हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि केस में मंजूर कादर काका समेत 23 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था। मुल्ज़िमान पर नस्ला टावर को 262 स्क्वायर यार्ड देने का इल्ज़ाम है, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की गई है। मुल्ज़िमान के खिलाफ दिसंबर 2021 में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली।
ایسٹ پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران برآمد ہونے والے چوری شدہ اور چھینے گئے 80 موبائل فونز اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سمر آباد سے جو ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی سمر۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں ایس ایس پی ایسٹ آفس میں موجود ہوں۔ ایسٹ ضلع میں جو موبائل فون شہریوں سے چوری اور چھینے گئے تھے، آج اس کو واپس کرنے کی تقریب یہاں منعقد ہوئی ہے۔ شہریوں کو ان کے موبائل فون ملے ہیں، وہ کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ زبیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنے موبائل فون آپ نے جو ہے ریکور کروا کر شہریوں کو واپس کیے ہیں؟ 80 موبائل فونز ریکور ہوئے ہیں اس مہینے میں۔ بیسیکلی ہماری اس طرح کاروائی جو بھی ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں ان کا کنٹینیوسلی ایک سائیکل چلتی رہتی ہے، اور جس طرح ہمیں ریکور ہوتے جاتے ہیں وہ ہم گینگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، گینگ کو پک کرتے ہیں، ان سے ہمیں 2-3 اور فونز ریکور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، ایوری منتھ کی اینڈ پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس میں کافی حد تک جو ایفرٹ تھی وہ ایس پی صاحب کی تھی، اس کی ٹیم تھی، اور ڈی آئی سی ہماری ٹیم ہوتی ہے، یہ لیڈ کرتے ہیں، ایک پروفارما بنا کے اس کو فالو اپ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہماری میکسیمم ریکوری ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ اے ایس پی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے 80 موبائل فون جو ریکور کیے ہیں، اس میں کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور کتنا ٹائم لگا یہ ریکوری میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ منتھ جب ایس ایس پی ایسٹ سر زبیر نے چارج لیا تھا تو ہمیں ٹارگیٹ دیا تھا کہ آپ نے ایک تو کرائم کو پریونٹ کرنا ہے، اور اگر کرائم ہو جائے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ اس بیس پہ میں نے اور میرے ایس ایچ اوز اور جو ہمارے آئی ٹی ٹیم ہے اس نے مل کے جتنے بھی موبائل چوری ہوئے ان کا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا اور اس کی امیجیں رن کی۔ تو اس کی بیسس پہ ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ریڈس کیے اور یہ 80 کے قریب موبائلز ریکور کیے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ملزمان تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا، ان پہ ایف آئی آر کی اور جو بھی قانونی کارروائی۔ اچھا، زیادہ تر یہ موبائل فون کیا خرید و فروخت کے لیے دکان پہ گئے تھے یا کہاں سے ریکور ہوئے؟ نہیں، موسٹلی تو ہم نے اینڈ کنزیومر سے ہی یہ ریکور کیے ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کسی دکان سے خریدا تھا، کسی نے ڈائریکٹ ملزم سے خریدا تھا، اور ہم ملزم تک کچھ حد تک پہنچے اور ان کو ہم نے اریسٹ کیا۔ اچھا، بہت شکریہ۔ یہ تھے اے ایس پی ظفر۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزمان کو بھی گرفتار کیا اور 80 سے زائد جو موبائل فون ہیں وہ برآمد کر کے شہریوں کے حوالے کیے گئے ہیں۔ کراچی کی ماڈل ٹرائل کورٹ جنوبی نے منشیات فروشی کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ ماڈل ٹرائل کورٹ جنوبی میں چرس رکھنے سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزم عبد الرحیم عرف ماما کو جو ہے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ پولیس کا یہ موقف ہے کہ دوران گشت ملزم کو کلفٹن سے گرفتار کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ملزم سے 11 کلو جو ہے وہ چرس برآمد ہوئی ہے، جبکہ ملزم کے وکیل کا یہ دعویٰ ہے کہ ملزم نے جو ہے غیر قانونی طور پر پہلے جو پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا، بعد میں ملزم کو غائب کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کی بیگم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی تھی، اور عدالت نے جو ہے ملزم کو فوری طور پر بازیاب کرنے کا حکم دیا۔ تب پولیس نے جو ہے ایک جھوٹے کیس میں اور ایک منشیات رکھنے کے کیس میں جو ہے ان کی گرفتاری دائر کی ہے، لہٰذا آج عدالت نے جو ہے ملزم کو بری کر دیا ہے۔ ملزم کے خلاف بورڈ بیسن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان ایپل فورم نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں مسلسل کمی پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین پاکستان ایپل فورم جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ خام مال کی قیمت بڑھنے اور سیلز ٹیکس نہ ملنے سے برآمدات مسلسل گھٹ رہی ہیں۔ مزید بات کریں گے اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ شدید پریشان ہے۔ برآمد کنندگان کی بات کریں تو مسلسل 5ویں ماہ جو ہے برآمدات مسلسل گھٹ رہی ہے۔ پاکستان ایپل فورم کے چیئرمین جاوید بلوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیا صورتحال ہے؟ کیا حالات مزید خراب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ فیبری 2022 سے فیبری 2023 کو کمپیئر کریں تو 29% ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے۔ جاوید صاحب، دیکھا جائے آئی ایم ایف کی شرط کے تحت شرح سود 3% بڑھا کے ایک ساتھ 20% کر دیا ہے۔ آپ کے پاس رقم کی قلت کا سامنا ہے، کیا قرضہ لے سکیں گے بینکوں سے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی ایسا کاروبار بتا دے آئی ایم ایف جس میں 20% کمائی ہے، میں 10% آئی ایم ایف کو دے دوں گا اپنی کمائی کا۔ یار کوئی کاروبار ایسا بتا دے نا، میں کوئی ڈرگس کا کام کریں گے، کیا کریں گے ہم؟ کوئی ایسی انڈسٹری بتا دے جس میں 20% ریٹرن ہے تو ہم آئی ایم ایف کو 10% اس میں سے دے دیں گے۔ یار یہ ان میں فائننس منسٹر میں سینس نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور یہ جو حکمران جو گورنمنٹ کے ساتھ اتنے 13 جماعت 14 جماعت لگی ہوئی ہے، یہ ان کو ملک کا درد نہیں ہے کیا؟ آپ ایکسپورٹرز کو زبردستی پہلے ایک تو سپر ٹیکس لگایا ہے ایکسپورٹرز پہ، اب آپ بول رہے ہو ریفنڈ بھی نہیں دینا، آپ چاہتے کیا ہو؟ اور کنزمپشن پہ ریفنڈ ہے ہمارا،
ہم جو بنا کے مال ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پہ ریفنڈ ہے, اس پہ نہیں ہے جو ہمارے ویئر ہاؤس میں مال پڑا ہے. اور وہ سب میٹنگ کر رہے تھے, اس میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو تو کچھ سینس ہی نہیں تھا, کچھ سمجھ ہی نہیں تھی, جن کو بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا تھا کچھ, اور وہ باتیں کر رہے تھے, ایسی باتیں کر رہے تھے کہ حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ FBR میں کن لوگوں کو بیٹھا دیا ہے اور کون ہم سے میٹنگ میں بیٹھے تھے, باتیں کر رہے تھے. ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں تھی, وہ کیا بات کر رہے تھے ان کو خود کو نہیں پتا تھا, سمجھے. تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ. اچھا پھر بولتے ہیں کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں, 1-2%, بھائی 1% 2% کر رہے ہیں, ان کو آپ پکڑو, اس میں 98% کو سزا دو گے کیا آپ؟ جی جیسے کہ آپ نے سنا, شدید کنسرنس یہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں کہ برآمدات مسلسل گھٹ رہی ہے, مسلسل 5 ماہ سے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ گھٹ رہی ہے, ساتھ ہی اب جو ریفنڈ کے معاملہ ہے وہ بھی نہیں مل رہے ہیں. 4 مہینے ہو گئے ہیں اور کہنے کہ سرمایہ کی شدید کمی ہے, حکومت اس کو فوری اقدامات اٹھائے.